हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसे हैं? घर पे क्या कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बात की थी आपसे पहले भी, जो कोरोना की वजह से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, ट्रेजेडी में हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, टाइम मिला है अपने पेपर्स के लिए, तो उसको हम पॉजिटिवली ही यूज करेंगे। ठीक है, इस ट्रेजेडी को हमें अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना है। और जो रूल लेके चलना है वो एक ही लेके चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मीन्स कोई पेपर हमने अगर भर दिया है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसको हम परस्यू कर रहे हैं पूरी तरीके से, और कहीं भी ये सोच रहे हैं कि हमको इसमें सेलेक्ट होना है, तो फिर होके ही निकलना है। ठीक है, या तो वो कैंसिल हो जाएगा या फिर हमारा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इन दोनों में से एक ही काम होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आज हम हिस्ट्री के इस लेक्चर में बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन की। तो असहयोग एक नॉन कोऑपरेशन, इंग्लिश में, हिंदी में आप असहयोग इसको कह लीजिए, और एक सिविल डिसोबीडियंस, इंग्लिश में और हिंदी में सविनय अवज्ञा। तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है बेसिकली हम देख लेते हैं पहले कि जैसा असहयोग या नॉन कोऑपरेशन, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी देखें तो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपको सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल, तो वो तो हो जाएगा असहयोग। इसमें कोई रूल तोड़ने की बात नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर रूल है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, जबकि सिविल डिसोबीडियंस या फिर सविनय अवज्ञा, हम अवज्ञा करेंगे, कोई रूल है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये डिफरेंस है इन दोनों का कि नॉन कोऑपरेशन और जो सिविल डिसोबीडियंस है, सविनय अवज्ञा और असहयोग का ये अंतर है कि असहयोग में आपसे कोई रूल तोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, सविनय अवज्ञा में आप कोई रूल तोड़ेंगे। तो अगर ये भी डिफरेंस आपको याद है तो आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं कि कौन सा नॉन कोऑपरेशन होगा और कौन सा सिविल डिसोबीडियंस होगा। जब गांधी जी इंडिया के पॉलिटिकल सीन में आए तो हमने उनके तीन सबसे पहले देखे थे: चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को जो है पहला सविनय अवज्ञा, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस बोला गया। ठीक है, क्योंकि इसमें टैक्स को पे करने से मना कर दिया गया कि आप जो है विलफुली रूल्स को तोड़िए। फिर उस केस में सारा कुछ जो हुआ हमने पिछले में डिस्कस किया था। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसको पहली भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक बोलते हैं। और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह में भी जो टैक्स है उसको पे करने से मना किया, और चंपारण सत्याग्रह में भी। लेकिन खेड़ा सत्याग्रह में हम उसको नॉन कोऑपरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जो टैक्स है वो, अगर फसल आपकी बर्बाद हो जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा, तो आप टैक्स नहीं ले सकते। वहां पे जो टैक्स वसूल रही थी ब्रिटिश सरकार वो इलीगल था। ठीक है, तो इलीगल के खिलाफ आप कदम उठा रहे हो। ठीक है, तो वो एक तरीके से असहयोग है, आप सहयोग नहीं कर रहे हो उनको, आपने कोई रूल नहीं ब्रेक किया क्योंकि वो खुद ही इलीगल थे। ठीक है, इसलिए उसको हम सविनय अवज्ञा नहीं कह रहे हैं, उसको हम असहयोग कह रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन कह रहे हैं। ठीक है, वहीं चंपारण सत्याग्रह जो है वहां पे हम सिविल डिसोबीडियंस इसको बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखें, चंपारण चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, दोनों में क्या डिफरेंस है, हम क्यों एक को सविनय अवज्ञा कह रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस, और एक को क्यों नॉन कोऑपरेशन कह रहे हैं। क्योंकि सविनय अवज्ञा मीन्स आपको रूल वहां पे टैक्स पे करना था पर आपको नहीं करना है। ठीक है, आप उसका विरोध कर रहे हो। और जो खेड़ा सत्याग्रह है वहां पे लेना ही लीगल था, इसलिए असहयोग इसको कहा गया। इसी तरह जो असहयोग आंदोलन है हमारा, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला, ठीक है, जिसमें खिलाफत आंदोलन भी इंक्लूड था, इसको हम असहयोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया था, कॉल नहीं था किसी की भी तरफ से, चाहे कांग्रेस हो चाहे गांधी जी हो, कि आप जो है टैक्स को पे मत कीजिए। ये इसके सेकंड स्टेप के रूप में माना गया कि हम सेकंड स्टेप में ऐसा करेंगे, अगर अच्छा मूवमेंट चलता है तो सेकंड स्टेप में हम जो है सविनय अवज्ञा पाएंगे, हम टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। तो ध्यान रखें, किसी की तरफ से भी कॉल नहीं था कि आपको टैक्स को पे नहीं करना है। अगर सीधे सीधे कॉल होता तो ये सीधा सीधा हो जाता, नॉन कोऑपरेशन नहीं होता, सिविल डिसोबीडियंस हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नॉन कोऑपरेशन क्यों था? क्योंकि असहयोग के लिए कहा गया कि जो जो चीजें हैं सहयोग करने वाली उसको आप बंद कर दीजिए। अब इसके बैकग्राउंड में क्या था? बैकग्राउंड में यह था कि जो वॉर हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध, उसकी वजह से जो है परिस्थिति खराब हो गई थी सारी। ठीक है, सब इकोनॉमिक फ्रंट पे सब जगह से जो है भुखमरी और अकाल, इस तरह की स्थिति थी, पैसा किसी के पास नहीं था। दूसरा रोलेट एक्ट आया था, तो रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये सब चीजें हुई थी जो देश ने देखी थी। उसके अगेंस्ट में जो हंटर कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट जो है सिर्फ एक आंखों का धोखा साबित हुई, और वहां पे बल्कि उसका सम्मान हुआ। मॉर्निंग पोस्ट ने 30,000 पाउंड इकट्ठे किए, जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स आए थे उसका कोई मतलब नहीं निकला, तो एक तरीके से समझ में आ गया था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। फिर लखनऊ पैक्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद में जो मुस्लिम लीग मिल गई लखनऊ पैक्ट के थ्रू, जो एक्सट्रीमिस्ट थे
उग्रतावादी वो भी मिल गए उधर इसमें हमारे मॉडरेट्स के साथ, ठीक है। और रॉलेट एक्ट में भी हिंदू मुस्लिम की एकता को बल मिला। मतलब ये सारी चीजें इस तरीके से हो रही थी, जो मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी वो यंग हाथों में थी। तो इस तरीके से पूरा सपोर्ट मिल रहा था देश के लेवल पे, जनता के लेवल पे देखा जाए, और सरकार के लेवल पे गलत से गलत काम होते जा रहे थे, ठीक है। फिर खिलाफत इशू क्या है और ये किस तरीके से प्रेजेंट हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो टर्की ने ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ाई की थी और जब वो हार गए, ठीक है, वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ थे, जब वो दल हार गया तो टर्की का जो खलीफा जो शासन करता था उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो खलीफा जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक स्पिरिचुअल हेड था, ठीक है, उसके खिलाफ सबने कहा, सब जगह वैसे ही इंडिया में विरोध हुए और सरकार से कहा गया कि आप जो है खलीफा को फिर से आप हेड बनाइए और एक लिमिटेड टेरिटरीज उसके पास दीजिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। और फिर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसके लीडर थे अली ब्रदर्स, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आजाद अजमल खान और हसरत मोहानी। इन सब लोगों ने जाके ब्रिटिश एटीट्यूड के लिए बात की कि आप कीजिए, खिलाफत कमेटी बनाई गई, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। इसी तरह से खिलाफत मूवमेंट जो है, फिर इन्होंने गांधी जी को संपर्क किया और ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो है हेड बना दिया उनको, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई नवंबर 1919 में, और वहां पे उन्होंने कॉल दिया कि ब्रिटिश गुड्स का जो है बॉयकॉट करना है हमको, ब्रिटिश जितने भी सामान है, कपड़े हैं, जो भी है, उसको बायकॉट हमको करना है, ठीक है। और जब तक टर्की के लिए जो मांग कर रहे हैं भारतीय मुसलमान, वो जब तक नहीं मान ली जाती हैं तब तक हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना इशू उठाने की बात की। अब यहाँ पर जो कांग्रेस का स्टैंड आता है, तो जो तिलक जी थे वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था, दोनों ही चीज को लेके वो श्योर नहीं थे। एक तो सत्याग्रह जो एक नया तरीका गांधी जी लेके आए थे, वो तरीका किसी काम का भी है या नहीं, और दूसरा एक रिलीजियस मुद्दे पे, एक धार्मिक मुद्दे पे मुस्लिम लीग का साथ देना चाहिए नहीं, इन्हीं दोनों चीजों पे वो श्योर नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने उनको मनाया किसी तरह से कि ये टाइम है संभालने का, जिससे हिंदू मुस्लिम जो है एक हो सकते हैं और सारे देश को हम साथ लेके चल सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इस तरीके से उन्होंने उनको कन्विंस किया और किसी तरीके से कांग्रेस को कन्विंस किया कि हम अगर इसमें साथ देंगे तो एक तरीके से बड़ा मूवमेंट हम इस जगह इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने क्या समझा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, और पहला ऐसा मतलब मुद्दा बनेगा जिसपे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, किसान, आर्टिजन, कैपिटलिस्ट सभी लोग एक साथ आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा था, इससे पहले आंदोलन ही नहीं हुए, इससे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें भी काफी बड़ा पॉपुलर उसको फेज मिला था। उसके बाद में होम रूल लीग भी काफी था, लेकिन जब तक ये हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये इस टाइम तक का सबसे बड़ा मूवमेंट बना, ठीक है। दूसरा रीजन क्या था, वो किस तरह समझाने में कामयाब रहे कि कांग्रेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, जो संवैधानिक तरीके वो अपना रही थी, उससे कुछ नहीं हो रहा था, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और सारी चीजों के बाद भी कोई मतलब नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल था वो फेल हो रहा था कहीं ना कहीं। जो मासेस थे, जो लोग थे, वो चाहते थे अपने असंतोष को बताना किसी न किसी तरीके से, और ये एक तरीका उनको मिल रहा था असहयोग आंदोलन के द्वारा। तो इसलिए इस तरीके से समझा पाए गांधी जी, और ये एक मूवमेंट बड़ा बन पाया। फिर जो गांधी जी का कहना था कि जो काउंसिल्स हैं उनका हमको बायकॉट करना है, उनमें नहीं जाना है, इस प्रावधान से जो है दिक्कत थी कांग्रेस को, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मनाया कि हम ऐसा करके भी अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया कांग्रेस को कि आप अगर हमारे साथ खिलाफत के आंदोलन में शामिल होंगे तो आपके पॉलिटिकल मीन्स में हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे आपका पूरा साथ देंगे। इस तरीके से ये एक बड़ा मूवमेंट बन पाया। सबसे पहले फरवरी 1920 में एक हिंदू मुस्लिम डेपुटेशन गया वायसरॉय के पास खिलाफत के इशू पे बात करने में, लेकिन कोई मतलब वहां पे नहीं निकला। उसके बाद में गांधी जी ने फरवरी 1920 में ये अनाउंस किया कि जो पंजाब में दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, सारी, जिसमें जलियांवाला बाग सबसे इम्पोर्टेंट है, और जो रॉलेट एक्ट है, ये सबसे भी बड़ा इशू ऑफ खिलाफत है, और इसके आधार पे जो है एक नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन में लॉन्च करने जा रहा हूँ, जब तक कि जैसा भारतीय मुसलमान कह रहे हैं वैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है। और मई 1920 में इसी बीच ट्रीटी ऑफ सेवरस होती है तुर्की के साथ, और उसको हटा दिया जाता है, यानी जैसा वो करने वाले थे उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई इलाहाबाद में, जिसमें एक प्रोग्राम को अप्रूव किया गया, बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स,
और गांधी जी को इसको लीड करने के लिए कहा गया। यानी जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, लॉ कोर्ट हैं, उनको हम बायकॉट करेंगे और गांधी जी इस पूरे प्रोग्राम को लीड करें। अगस्त 31 को जो खिलाफत कमेटी है उसने कैंपेन चालू किया ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च। तो पहले ये फॉर्मली लॉन्च हो गया, अभी तक बात चल रही थी, अब खिलाफत कमेटी से अगस्त 1931 में ये लॉन्च हो गया और 1 अगस्त को जो है तिलक जी का भी देहांत हो गया और 31 अगस्त से फॉर्मली चालू हो गया। सितंबर 20 में कलकत्ता में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें बात करने के लिए कि किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो वहाँ ये कॉल दिया गया कि जब तक ये खिलाफत इशू और स्वराज एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, यानी दोनों ही मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज का बायकॉट किया जाएगा, लॉ कोर्ट्स का बायकॉट किया जाएगा और उसके स्थान पर पंचायतों में न्याय मांगा जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बायकॉट किया जाएगा। इस पर CR दास जैसे कुछ लीडर कांग्रेस के राजी नहीं थे। उनका मत ये था कि हम अगर वहां जाके विरोध करेंगे तो हम ज़्यादा असर कर पाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन कांग्रेस के डिसिप्लिन के हिसाब से उन्होंने भी बॉयकॉट किया काउंसिल का। ठीक है, और अगले चुनावों का भी विरोध किया और ज़्यादातर वोटर्स भी दूर रहे चुनाव से। ठीक है, फॉरेन क्लॉथ का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और खादी को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चरखा चलाना, ये सब उस टाइम पे आया। ठीक है, और ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट के ओनर्स हैं, टाइटल्स हैं जो भी दिए हुए हैं वो आप त्याग दो और सेकंड फेज में हम जो है सिविल डिसोबीडियंस भी लॉन्च करेंगे, यानी सविनय अवज्ञा भी हम चालू करेंगे। ठीक है, जिसमें हम जो है नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस और गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन करेंगे। तो ये सब बातें की गई और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे और नॉन वायलेंट ये चलता रहे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। दिसंबर 1920 का जो नागपुर सेशन है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कांग्रेस की तरफ से फॉर्मली जब कहा गया। ठीक है, तो दिसंबर 1920, अधिकतर सेशन दिसंबर में ही हुए हैं। ठीक है, तो नागपुर सेशन 1920 का इम्पोर्टेंट है। उसमें कहा गया प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज एंडोर्स्ड, कि नॉन कोऑपरेशन जो है उसको हम लागू करेंगे। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट चेंज किया गया कि जो कांग्रेस के लोग थे वो सेल्फ गवर्नमेंट का सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के अलावा अब पीसफुल या लेजिटिमेट मीन्स, यानी शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके भी अब हम अपना सकते हैं। सिर्फ PPP पेटिशन प्रेयर सिर्फ उससे ही नहीं, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, थोड़ा सा पीसफुली वैधानिक भी अगर कोई तरीका है तो उसको भी हम अपना सकते हैं। ये चेंज किया कांग्रेस ने अपने रवैये में। ठीक है, और तीसरा क्या चेंज हुआ कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई 15 मेंबर्स की, उसमें प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पे अलग अलग उनके हेड बना दिए गए। ठीक है, और जो एंट्री फीस थी वो 4 आना रखी गई। गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अगर नॉन कोऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेड होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से लागू हो जाता है, तो 1 साल के अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का उन्होंने भरोसा दिलाया। और तो सारे जो, जिसमें भगत सिंह भी एक थे, उस टाइम के जितने भी लोग थे वो सब इस, इनके जो बात इन्होंने कही कि अगर हम सब कुछ हमने सही रखा तो 1 साल के अंदर मिल जाएगा। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज छोड़ दिए, और जो भारतीयों के द्वारा स्थापित कॉलेज थे उस टाइम 800 से भी ज़्यादा उस टाइम में इंडियंस के द्वारा कॉलेज जो चलाए गए उनमें लोग चालू हुए जाना। ठीक है, तो लोगों ने पूरा तरीके से भरोसा किया। लेकिन कुछ जो लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खरपड़े और BC पाल, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल का ही रास्ता समझ में आता था, इसलिए इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर अलग तरीके अपनाए। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की और बाद में फिर कम होता गया इनका रोल। तो इस तरीके से कुछ लोग हट गए, बाकी पूरा देश अधिकतर जो है साथ में आया। रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स ने भी, जो रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म चल रही थी, छुप छुप के मार देना, बम फोड़ देना, उन सब लोगों ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया और एक तरीके से प्रोग्राम जो है फुल फ्लेज तरीके से चलने लगा। ठीक है, 1921-1922 दोनों ही सालों में ये चलता रहा। और इसमें कौन कौन से लीडर्स जो इन्वॉल्व हुए, अली ब्रदर्स ने गांधी जी के साथ नेशन वाइड टूर किया और अलग अलग जगह पे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मैंने आपसे बोला, स्थापित हुए। किनके लीडरशिप में? आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, जो कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने, जामिया मिलिया अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ,
ये सब उस टाइम पे जो है इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश हुए, ध्यान रखना है आपको। और कौन कौन से लीडर लॉयर्स है जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी इसके चक्कर में? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन, राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब लोग जो हैं वो लॉयर्स थे और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। और जो फॉरेन क्लॉथ है उसको पब्लिकली जलाना और शॉप्स की पिकेटिंग, टोडी शॉप्स को ध्वस्त कर देना, तो ये सब मीन्स वाइन शॉप्स वगैरह को जला देना, ये सब चालू हो गया। ठीक है, तिलक जी का देहांत हो गया था, इसलिए तिलक जी के नाम से तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया जो ओवरस्क्राइब्ड हुआ। उस टाइम पे इसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। ठीक है, तो ये सब काम हुए इस आंदोलन के दौरान, काफी सफल आंदोलन था। एक कांग्रेस वॉलंटियर करके एक संगठन बना, वॉलंटियर कॉर्प, जैसे ब्रिटिश की पुलिस है उसके बजाय अपने खुद के कांग्रेस के वॉलंटियर ऐसे एक पुलिस की तरह मदद करने आते थे। अगर आप कहीं बुलाते हो तो ब्रिटिश कॉर्प्स की जगह ये आते थे, तो वो भी एक संगठन बना कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का। इसके बाद जुलाई 1921 में अली ब्रदर्स ने कॉल दिया कि आप जो है सेना को छोड़ दीजिए। मुसलमानों से उन्होंने कहा कि सेना को छोड़ दीजिए क्योंकि ये धार्मिक नहीं है। ठीक है, और फिर गांधी जी ने भी सेम कॉल देने के लिए कहा कांग्रेस को कि आप भी यही कॉल दीजिए। ठीक है, कांग्रेस की जो लोकल कांग्रेस बॉडीज थी वहां से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि अब इस मूवमेंट को जो है सविनय अवज्ञा में बदला जाए। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस में इसको चेंज किया जाए देश के स्तर पे। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या कहीं कहीं जगह ऑलरेडी नो टैक्स मूवमेंट चल रहे थे, जैसे मिदनापुर बंगाल और गुंटूर आंध्र प्रदेश, तो ये सब चीजें ऑलरेडी चल रही थी। स्ट्राइक्स काफी हुई टी प्लांटेशन में, स्टीमर सर्विसेज में, असम बंगाल रेलवेज में। तो ये आपको ध्यान रखना है स्ट्राइक्स कहाँ हुई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और पिछली बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है, डीप भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको अच्छी तरह पढ़ना है। जो स्ट्राइक्स हुई उनसे रिलेटेड जो लीडर था वो कौन थे? जेएम सेन गुप्ता का नाम इसमें आता है। ठीक है, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स आए, उस टाइम भी काफी स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। और इसी बीच किसानों के आंदोलन को भी काफी बल मिला, जिससे अवध किसान मूवमेंट, एका मूवमेंट, मालाबार रिवोल्ट, सिख एजिटेशन टू रिमूव महंताज, ये सब हुए। ठीक है, बहुत सारे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब राज्य के आधार पर अलग अलग लीडरशिप भी डेवलप हुई, जैसे राजेंद्र प्रसाद बिहार में, वल्लभ भाई पटेल गुजरात में। ठीक है, बिजनेस क्लास जो है उसने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि काफी बिजनेस क्लास को इससे फायदा भी हुआ। स्वदेशी आंदोलन एक तरीके से हो गया कि जो फॉरेन गुड्स उनका बॉयकॉट करना है और स्वदेशी पाना है, तो काफी बिजनेस को फायदा भी हुआ। लेकिन जिन को स्ट्राइक से दिक्कत थी कि मेरे यहाँ कहीं इसकी वजह से स्ट्राइक नहीं हो जाए, वो पीछे भी हटे। वुमेन पहली बार इस आंदोलन में बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के बाद में वुमेन का इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें काफी देखी गई। तो ये सब चीजें चलती रही। गवर्नमेंट ने इसका क्या रिस्पॉन्स किया? गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स हुआ कि गांधी और रीडिंग जो वायसराय थे उस टाइम, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप अली ब्रदर से कहिए कि वो अपनी स्पीच में से वो भाग हटा दें जो वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। और गांधी जी समझ गए कि ये मुझे भड़का रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों के बीच में दरार डालना चाहते हैं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। और गवर्नमेंट फिर बहुत ही एग्रेसिव वे में आई और सारे लीडर्स को उठा लिया गया। सारे लीडर्स जो है गांधी जी को छोड़ के लगभग सभी अरेस्ट कर लिए गए। वॉलंटियर कॉर्प्स को जो है इलीगल घोषित कर दिया गया। पब्लिक मीटिंग्स बैन कर दी गई। प्रेस को जो है दबा दिया गया। तो ये सारे काम होने लगे। अब कांग्रेस के जो सारे लोग थे वहां से सिविल डिसोबीडियंस का बहुत प्रेशर आ रहा था कि अब आप सेकंड स्टेज में जाइए, अब आप इसको आगे करिए। इसी बीच अहमदाबाद सेशन हुआ 1921 में, जिसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और वैसे प्रेसिडेंट होना था सी आर दास को, लेकिन वो जेल में थे, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो थे हकीम अजमल खान, उन्होंने गांधी जी को सोल अथॉरिटी इस इशू के लिए बना दिया। और फरवरी 1, 1922 को गांधी जी ने ये धमकी दी कि मैं सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च कर दूंगा। बारडोली गुजरात से उन्होंने धमकी दी, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं छोड़ा गया, नंबर 1, दूसरा प्रेस कंट्रोल नहीं हटाए गए, अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको लॉन्च करूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये शुरू हो पाता अच्छी तरह, चोरी चोरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, जो एक गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है। ठीक है, तो वहां पे जो लोग थे वो
लिकर सेल और हाई फूड प्राइसेस के लिए, ठीक है, शराबबंदी और इन सब मुद्दों को लेके आंदोलन कर रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर, और पुलिस ने वहीं गोलियां चला दी और जो गुस्साई भीड़ थी उसने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 लोग करीब पुलिस वाले जल गए। और गांधी जी को कभी भी इसकी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। इसके बाद फरवरी 1922 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई बारडोली में और गांधी जी ने इस बीच ये कहा, यंग इंडिया उनके पेपर में, कि आई वुड सफर फ्रॉम एवरी ह्यूमिलिएशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रेसिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। मूवमेंट जो है वो वायलेंट ना बने, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा, ठीक है, चाहे मेरी डेथ भी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मूवमेंट वायलेंट ना बने। लेकिन मूवमेंट वायलेंट बन गया और गांधी जी को लगा कि अब इस घटना का फायदा उठा के जो अंग्रेज सरकार है वो बहुत बड़े स्तर पे पूरे देश में दबाएगी, इसलिए अब इसे वापस ले लेना चाहिए। और उन्होंने बिना कंसल्ट किए हुए किसी से भी इसको हटा दिया, जो आंदोलन था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया और ये कहा कि अब जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है उस पर हम ध्यान दें, जैसे पॉपुलराइजेशन ऑफ खादी, नेशनल स्कूल्स, कैंपेनिंग फॉर टेम्परेंस, फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अनटचेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों पे कंस्ट्रक्टिव वर्क हम करें। उन्होंने आंदोलन को ऑफिशियली हटा दिया, ठीक है। अब जो इस टाइम पे नेशनलिस्ट थे, जो यंग नेशनलिस्ट थे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उन्हें लगा कि ये नहीं करना चाहिए था और ये एक हिमालयन ब्लंडर है, ठीक है। हिमालयन ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती, उन्होंने इसको कहा कि ये तो टाइम था जब सारे लोग एकजुट हो रहे थे, पहली बार बहुत अच्छा कुछ होने वाला था और ऐसा किया इन्होंने बिना किसी से पूछे बात करे हुए, तो ये बहुत गलत हुआ, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, टू साउंड द ऑर्डर ऑफ रिट्रीट जस्ट व्हेन पब्लिक एंथुसियाज्म वाज रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए नेशनल कैलेमिटी। ये एक राष्ट्रीय आपदा की तरह उन्होंने कहा कि जब पूरे लोग इकट्ठा होकर एक आंदोलन करने जा रहे थे, तब प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट जो थे महात्मा, उन्होंने इसको हटा दिया, ठीक है। और मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया और गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया तो फाइनल उनकी लाइंस जो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे लाया गया है दंड देने के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो क्राइम आप कह रहे हैं वो हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन है। उन्होंने कहा, आई एम हियर देयरफॉर टू इनवाइट एंड सबमिट चीयरफुली टू द हाईएस्ट पेनल्टी दैट कैन बी इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी फॉर व्हाट इन लॉ इज अ डेलिब्रेट क्राइम। ये लॉ में एक डेलिब्रेट क्राइम है एंड व्हाट अपीयर्स टू मी टू बी द हाईएस्ट ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। मुझे दिखाई देता है कि ये हाईएस्ट ड्यूटी है एक सिटीजन की। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस का क्या स्टैंड था, जवाहरलाल नेहरू का क्या स्टैंड था, गांधी जी का क्या स्टैंड था, किसने इसके बारे में क्या कहा, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। गांधी जी ने इसको विड्रॉ क्यों किया? 3 रीजन। गांधी जी ने विड्रॉ इसलिए किया कि गांधी जी को लगा कि पब्लिक अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, पूरे तरीके नहीं समझी है कि नॉन वायलेंस किसे कहते हैं। अगर आप वायलेंस करेंगे, अगर आप एक वायलेंट आंदोलन चलाएंगे, हिंसक आंदोलन चलाएंगे, तो एक सरकार, इतनी शक्तिशाली अंग्रेज सरकार, उसको कभी भी दबा सकती है ये कह के कि ये हिंसक विद्रोह है, ठीक है। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं दबाया जा सकता, लेकिन अगर आप हिंसा करेंगे तो आपको किसी भी मोमेंट पे दबाया जा सकता है। लोग अभी इतना समझे नहीं है। दूसरा, आंदोलन जो है साइंस ऑफ फैटिग, कुछ थकान के साइंस दिखा रहा था, मतलब 1-1.5 साल हो गया था लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं था, कुछ रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा था और सिर्फ बातों के बेस पे, सिर्फ बिना कोई रिजल्ट के एक बड़े आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक साइंस ऑफ फैटिग दिखाने लगा था। गवर्नमेंट किसी मूड में नहीं दिख रही थी नेगोशिएशन के और सिर्फ आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा था, कोई रिजल्ट नहीं था, ठीक है। तीसरा, जो खिलाफत, जो मेन मुद्दा था जहां से शुरू हुआ था, वो अपने आप ही खत्म हो गया, क्योंकि जो टर्की था वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट यूरोपियन के बेस पे, यूरोपियन स्टाइल में एस्टेब्लिश हो गई थी। वहाँ पे एजुकेशन नेशनलाइज्ड हो गई, मॉडर्न एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई और खलीफा को जो 1924 में एबोलिश कर दिया गया। तो ये जो उनका मुद्दा था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और चोरी चोरा कांड से गांधी जी को समझ में आ गया कि पब्लिक इतनी मैच्योर नहीं हुई है और इसको हटाना पड़ा। तो ये असहयोग आंदोलन था। इसके हम लास्ट में देखेंगे कि ये एक तरीके से पूरी तरह शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया, लेकिन फिर
फिर भी इससे क्या पता लगा, इससे क्या क्या श्योर हुआ कि इससे पहले जो दो भ्रम थे सबसे बड़े, पहला कि ये जो इंग्लिश रूल है वो भारतीयों के इंटरेस्ट में है, भारतीयों के हित के लिए है, और दूसरा ये अविजय है, इनविंसिबल है। तो ये दोनों जो मिथ हैं उनको, उनसे हमें छुटकारा मिला। भारतीय जनता को समझ में आया कि ये बिल्कुल भी इंडियंस के इंटरेस्ट में नहीं है, ये सिर्फ अपना भला चाहते हैं। और दूसरा ये इनविंसिबल नहीं है, अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाए तो इन्हें हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, जिसका बाद में हमने देखा। ठीक है, तो ये पूरा असहयोग आंदोलन आपके लिए, क्वेश्चन कहीं से ही बनते हैं, पूरा ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेस्ट ऑफ लक।